तो नमस्कार भाइयों, आज हम वापस आ चुके हैं अपने चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में। और आज हम कर रहे होंगे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 11। तो लेक्चर नंबर 11 का आज हमारा टॉपिक है सॉल्ट्स। आज हम सॉल्ट्स के बारे में इन डेप्थ स्टडी कर रहे होंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर बहुत शानदार होने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सॉल्ट की एक बेसिक डेफिनेशन देखेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, बस आप सुन लो एक बार। क्या है? सॉल्ट, इट इज ए कंपाउंड फॉर्म्ड बाय ट्रीटिंग ए मेटल विद एन एसिड। सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड होता है जो बनता है जब हम मेटल को ट्रीट करते हैं एसिड से। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल से हमें ज्यादा समझ में आता है, ठीक है। जिंक प्लस H2SO4 क्या देगा हमें? ZnSO4 प्लस H2 गैस, ठीक है। ये हो गया। और एक और एग्जांपल देखो, Na प्लस HCl क्या देगा ये हमें? NaCl प्लस H2। इसे अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, इधर 2 और ये भी 2, ठीक है। ये बैलेंस हो गया। तो दोबारा एक बार सुन लो सॉल्ट की डेफिनेशन, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। सॉल्ट इज ए कंपाउंड फॉर्म्ड बाय ट्रीटिंग ए मेटल विथ एन एसिड। तो देखो, हमने एक मेटल को एसिड से ट्रीट करा तो क्या हमारा सॉल्ट बनेगा या बन गया? हाँ देखो, बन गया। ये ZnSO4 सॉल्ट है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के केस में, और इस पर्टिकुलर रिएक्शन के केस में NaCl हमारा सॉल्ट है, ठीक है। तो बन रहा है ना सॉल्ट। ये हो गया हमारा पहली डेफिनेशन। ये हमारे सॉल्ट की पहली डेफिनेशन है। इसके अलावा एक और डेफिनेशन है। क्या है वो भी बहुत सिंपल सी और बहुत छोटी सी डेफिनेशन है। सॉल्ट्स आर आल्सो फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस। हालांकि ध्यान से सुने तो ये डेफिनेशन नहीं है, इस पर्टिकुलर पॉइंट में ये बता रखा है कि सॉल्ट्स बनते किस प्रकार हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है इस पॉइंट में? सॉल्ट्स आर आल्सो फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस। सॉल्ट्स तब भी फॉर्म होते हैं जब एसिड रिएक्ट करता है बेस से। देखो ध्यान से, HCl प्लस NaOH क्या देगा? एसिड बेस रिएक्शन है। NaCl एक सॉल्ट है, ठीक है, प्लस H2O, ये बना ना सॉल्ट। एसिड जब बेस से रिएक्ट कर रहा है तो एक सॉल्ट बन रहा है ना, ये है। ये हमारा पहला एग्जांपल है। और दूसरा एग्जांपल एक और देख लो, H2SO4 जो कि एक एसिड है प्लस KOH, तो ये देगा हमें K2SO4 प्लस H2O। और इस पर्टिकुलर केस में अगर हम ध्यान से देखें तो K2SO4 जो है वो एक सॉल्ट है, ठीक है। तो एसिड और बेस की रिएक्शन में एक सॉल्ट बन रहा है। अगर हम इसे बैलेंस करने की बात करें तो ये यहाँ पे लग जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पे कितने हो गए एटम्स? 2 एटम्स ऑक्सीजन के और 4 एटम्स ऑक्सीजन के। 4 प्लस 2 6 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, और यहाँ पे 4, तो ये 5। तो यहाँ मुझे लगाना चाहिए 2। और यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 एटम्स पहले ही थे, यहाँ भी 4 एटम्स हाइड्रोजन के। हो गई बैलेंस रिएक्शन, ठीक है। बैलेंस करना तो मैंने आपको सिखा रखा होगा पहले से ही। तो ये है एसिड बेस की रिएक्शन, और इस पर्टिकुलर रिएक्शन ने बना दिया सॉल्ट। अब तक तो बहुत सिंपल बातें हैं, आशा करता हूं आपको ये समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट बेसिकली एक्टिविटी 2.13 है। एक्टिविटी 2.13 है, जो कि बहुत ही सिंपल है। ये मुझे आपको करवाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप एक बार रीडिंग मार लोगे बुक से तो आपको ये समझ में आ रही होगी। और अब मैं आगे के जो पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ उन पर्टिकुलर पॉइंट्स में ये एक्टिविटी 2.13 कवर हो रही होगी, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से सुनना जो मैं पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। क्या है वो पॉइंट्स? फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। पहला पॉइंट, बेसिकली जो ये एक्टिविटी 2.13 है ये फैमिली ऑफ सॉल्ट्स से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो अभी मैं आपको फैमिली ऑफ सॉल्ट्स ही एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स की एक छोटी सी डेफिनेशन है, वो आप लोग ध्यान से सुन लो। क्या है वो डेफिनेशन?
द सॉल्ट्स हैविंग सेम पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, salts having same positive and negative ions. फैमिली ऑफ सॉल्ट्स इस प्रकार के सॉल्ट्स होते हैं जिनमें सेम पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हों। ठीक है, एक बार और इसकी डेफिनेशन ध्यान से सुनो। द सॉल्ट्स हैविंग सेम पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर सेड टू बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। अच्छा, डेफिनेशन सुन के आपको ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। ठीक है, एग्जांपल देखो इसका, दो एग्जांपल लेंगे हम इसके। जैसे हम लेते हैं NaCl, Na2SO4, Na2SO4, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, और क्या है NaHCO3। ये सब एक फैमिली ऑफ सॉल्ट्स हैं, ये सब एक फैमिली ऑफ सॉल्ट्स हैं। ठीक है, क्योंकि इन सारे ही सॉल्ट्स में हमारा जो Na+ आयन है, Na+ आयन है, सब में कॉमन है। ठीक है, इन सारे सॉल्ट्स में Na+ आयन जो है वो कॉमन है, इसलिए ये सारे एक फैमिली ऑफ सॉल्ट्स हैं। ठीक है, और इनको हम स्पेसिफिकली कहेंगे सोडियम सॉल्ट्स। इन सब को हम सोडियम सॉल्ट्स कहेंगे क्योंकि सब में सोडियम आयन कॉमन है। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। ये पहला एग्जांपल था। अच्छा, अब दूसरा एग्जांपल देखो फैमिली ऑफ सॉल्ट्स का। जैसे NaCl, KCl, MgCl2 और CaCl2, ये सब भी, ये चारों सॉल्ट्स भी फैमिली ऑफ सॉल्ट्स में आएंगे क्योंकि इन सब में जो क्लोराइड आयन है वो कॉमन है, सब में क्लोराइड आयन कॉमन है, इसलिए ये सब भी एक फैमिली ऑफ सॉल्ट्स हैं। ठीक है, और इनको स्पेसिफिकली मैं कहूंगा क्लोरीन सॉल्ट्स, सॉरी क्लोराइड सॉल्ट्स। इनको मैं कहूंगा, इन चारों सॉल्ट्स के ग्रुप को मैं कहूंगा सोडियम सॉल्ट्स, और इन चारों सॉल्ट्स के ग्रुप को मैं कहूंगा क्लोराइड सॉल्ट्स, क्योंकि इन सब में क्लोराइड आयन कॉमन है। ठीक है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन थी सॉल्ट्स की, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स की। ठीक है, बस कॉमन आयन ढूंढना है आपको। अगर कॉमन आयन दिख जाए, ठीक है, किन्हीं भी 2 या 3 सॉल्ट्स में कॉमन आयन दिख जाए तो वो सब एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। और इनका नामकरण करना भी काफी आसान है। जैसे जिनमें सोडियम कॉमन था उनको हमने क्या दिया, फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट्स या सोडियम सॉल्ट्स, और जिनमें Cl- आयन कॉमन था उनको हमने क्या कह दिया, फैमिली ऑफ क्लोराइड आयंस या फैमिली ऑफ क्लोराइड सॉल्ट्स या क्लोराइड सॉल्ट्स। ठीक है, क्लोराइड आयंस बोलना गलत था, फैमिली ऑफ क्लोराइड सॉल्ट्स या क्लोराइड सॉल्ट्स। ठीक है, बहुत सिंपल है, आराम से। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। अब हम बात करेंगे पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन की, पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन की। तो जैसे ही मैं बात करता हूं पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन की, तो यहां पे आप लोग एक बात जरूर सोच रहे होंगे। क्या है वो बात? आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया सॉल्ट तो मैंने जितना सुना है न्यूट्रल होता है, सॉल्ट तो न्यूट्रल होता है, मैं तो 9th क्लास से पढ़ता आ रहा हूं। तो अगर सॉल्ट न्यूट्रल है तो इसका पीएच 7 होना चाहिए ना भैया, 7 होना चाहिए ना इसका पीएच। तो आप यहाँ पे एक स्पेसिफिकली एक टॉपिक क्यों पढ़ा रहे हो सॉल्ट सॉल्यूशन के पीएच के ऊपर, जब हमें पता है कि सॉल्ट का पीएच हमेशा 7 होता है क्योंकि वो न्यूट्रल है, तो आप क्यों स्पेसिफिकली सॉल्ट सॉल्यूशन के पीएच के बारे में पढ़ा रहे हो? मैं कहूंगा मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं यहाँ सॉल्ट सॉल्यूशन के पीएच के बारे में क्योंकि सॉल्ट सॉल्यूशन का जो पीएच होता है वो हर बार 7 नहीं होता, यानी कि सॉल्ट सॉल्यूशन हर बार न्यूट्रल इन नेचर नहीं रहते, कुछ कंडीशंस होती हैं तभी वो आपको न्यूट्रल इन नेचर मिलेंगे। ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशंस आर नॉट ऑलवेज न्यूट्रल इन नेचर, सॉल्ट सॉल्यूशन हमेशा आपको न्यूट्रल नहीं मिलेंगे।
या तो सॉल्ट्स में थोड़ा एसिडिक कैरेक्टर भी हो सकता है या थोड़ा बेसिक कैरेक्टर भी हो सकता है या वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप आज तक क्या पढ़ते आए हो कि सॉल्ट सॉल्यूशन हमेशा न्यूट्रल होते हैं, ये चीज गलत है। चलो पहले हम इसका एक छोटा सा डेफिनेशन देखते हैं। क्या है वो डेफिनेशन, ध्यान से सुनना। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मैनी सॉल्ट्स, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मैनी सॉल्ट्स, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मैनी सॉल्ट्स। यहां पे आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सॉल्ट्स का एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है। कुछ नहीं है, जो भी हमें सॉल्ट पाउडर्ड फॉर्म में मिलेगा उसको पानी में अच्छे से मिक्स कर दो तो वो मेरा सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, एक बीकर लेके पानी लो और उस पानी में वो पर्टिकुलर सॉल्ट मिक्स कर दो जिसका आपको एक्वस सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना डेफिनेशन। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मैनी सॉल्ट्स आर न्यूट्रल। ज्यादातर सॉल्ट्स के जो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं वो न्यूट्रल इन नेचर होते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। लेकिन बट some of them produce acidic solution and some produce basic solution when dissolved in water। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब हम कुछ सॉल्ट्स को पानी में मिला देते हैं, मान लो यहां मैंने एक सॉल्ट 1 मिला दिया इस पानी में, ठीक है, एक बीकर लिया और इसमें सॉल्ट 1 मिला दिया और यहां मैंने सॉल्ट 2 मिला दिया और यहां मैंने सॉल्ट 3 मिला दिया। मान लो जब मैं सॉल्ट 2 को पानी में मिलाता हूं, सॉल्ट 2 को जब मैं पानी में मिलाता हूं और फिर मैं इसका पीएच चेक करता हूं तो मुझे इसका पीएच मिलता है 7। ठीक है, मुझे इसका पीएच मिलता है 7 और ये न्यूट्रल इन नेचर है। लेकिन वहीं अगर मैं इसकी बात करूं सॉल्ट 1 के एक्वस सॉल्यूशन की, तो ये मुझे एसिडिक मिल जाता है, ये मुझे एसिडिक मिलता है। और अगर मैं बात करूं सॉल्ट 3 के एक्वस सॉल्यूशन की तो ये मुझे बेसिक मिलता है, यानी कि इसका पीएच मुझे 7 से कम मिलता है और इसका पीएच मुझे 7 से ज्यादा मिलता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, समटाइम्स इट हैपेंस। ऐसा क्यों हो रहा होता है? हम तो बचपन से ये पढ़ते आ रहे कि सॉल्ट न्यूट्रल इन नेचर होते हैं, लेकिन हर बार ऐसा सत्य नहीं है। ठीक है, इसी के बारे में आज हम डेप्थ में स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, इसी के बारे में आज हम स्टडी कर रहे होंगे अच्छे से। और इसी पर्टिकुलर कंसेप्ट को स्टडी करने के लिए हमें एनसीईआरटी की किताब में दे रखा है एक्टिविटी 2.14। एक्टिविटी 2.14 एक्टिविटी 2.14 में क्या है? बेसिकली हम इसमें कुछ सॉल्ट्स को कलेक्ट करेंगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी परफॉर्म करने के पर्पस से हम यहाँ पे कुछ सॉल्ट्स को इकट्ठा करेंगे। अब वो सॉल्ट्स कौन कौन से हैं, ध्यान से देखो। वो एक सॉल्ट है NaCl, ठीक है, फिर है KNO3, AlCl3, फिर है ZnSO4 और CuSO4, CH3, COONA, फिर Na2CO3, NaHCO3। इन सारे सॉल्ट्स को हमने इकट्ठा कर लिया क्योंकि हम एक्टिविटी करना चाहते हैं। हम चेक करना चाहते हैं कि इनमें से कौन सा सॉल्ट एसिडिक होगा, कौन सा सॉल्ट बेसिक इन नेचर होगा और कौन सा सॉल्ट न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो हमने ये सारे सॉल्ट्स के सैंपल कलेक्ट कर लिए। अभी ये पाउडर्ड फॉर्म में ही है। पाउडर्ड फॉर्म में इन सारे सॉल्ट्स के सैंपल को कलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इन्हें मिक्स करके देखेंगे पानी में कि क्या ये सारे सॉल्ट्स मिक्स होते भी हैं पानी में या नहीं। ठीक है, हम इन्हें पानी में डिसॉल्व करके देखेंगे कि क्या ये पानी में डिसॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। तो हम पाएंगे कि ये सारे सॉल्ट्स पानी में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जहां तक बात है कि हमें इन सॉल्ट्स को कौन से पानी में डिसॉल्व करना है, तो उसके लिए हम लेंगे डिस्टिल्ड वाटर। हम इन सारे सॉल्ट्स को डिस्टिल्ड वाटर में डिसॉल्व करके देखेंगे। अब आप लोग सोचोगे कि भैया ये डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, ये तो बता दो हमें।
तो यार डिस्टिल्ड वाटर, सोचो कि मैं एक क्या कहते, एक बर्तन में मैंने पानी भर लिया, ठीक है। पानी भरने के बाद मैं उस पानी को गैस में रख देता हूँ, वो पानी गर्म होता है, ठीक है। गर्म होने के बाद उस पानी की भाप वगैरह निकलती है, बहुत सारी भाप निकलती है, और मैं कैसे भी करके तिगड़म लगा के जुगाड़ करके मैं जो वो भाप है उस भाप को पानी में कन्वर्ट करके एक जगह इकट्ठा कर लेता हूँ, ठीक है। मतलब मैंने एक बड़ा सा बर्तन लिया, उस बड़े से बर्तन में पानी भर लिया, और फिर उस बर्तन को मैंने गैस के ऊपर रख दिया, या कैसे भी मैंने उस बर्तन को गर्म करा। गर्म करने के बाद जो भी जितने भी वेपर्स निकले पानी से, उन वेपर्स को मैंने कलेक्ट करके दोबारा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अब जो मेरे पास वेपर्स का लिक्विड बन के निकला है, ठीक है, वेपर्स का जो लिक्विड बन के मेरे पास निकला है या जो आया है, वही होगा मेरा डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, वही मेरा डिस्टिल्ड वाटर होगा। और इस प्रोसेस को बेसिकली हम डिस्टिलेशन कहते हैं। अगर आप डिस्टिलेशन को और ध्यान से पढ़ना चाहते हो या समझना चाहते हो तो आप जरूर सर्च मारो, ठीक है, नेट में, गूगल में जरूर जाके एक बार आप सर्च मारो कि डिस्टिलेशन होता कैसे है, किस प्रकार होता है। यूट्यूब में जाके वीडियोस देखो, आपको और ज्यादा सीखने को मिलेगा। लेकिन मैंने आपको एक बेसिक नॉलेज दे दी कि जो स्टीम बन रही है उस स्टीम को मैं कैसे भी तिगड़म लगा के वाटर की फॉर्म में दोबारा कन्वर्ट करूंगा और एक जगह कलेक्ट कर लूंगा, और जो वो कलेक्टेड वाटर आएगा मेरे पास, वही पानी मेरा डिस्टिल्ड वाटर होगा। अच्छा, अब डिस्टिल्ड वाटर के बेनिफिट्स क्या हैं? तो यार डिस्टिल्ड वाटर जो होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा प्योरेस्ट फॉर्म होता है पानी का, वो बहुत ही ज्यादा प्योर वाटर होता है। मतलब अगर मैं डायरेक्टली सोचो, अगर मैं ये पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट डायरेक्टली उस पानी से उठा के करता जो नदी का पानी है, ठीक है, जो रिवर वाटर है, तो रिवर वाटर में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें फ्लोराइड और क्लोराइड भी होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इस पर्टिकुलर पानी में बहुत सारा कंटैमिनेटेड मटेरियल भी होता है। कंटैमिनेटेड मतलब खराब मटेरियल, मतलब जो पोल्यूशन वगैरह हुआ है, जो वाटर पोल्यूशन के कारण इसमें बहुत सारी खराब चीजें भी हैं जो ह्यूमन बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो हम वाटर को प्योर बनाने के लिए, बहुत साफ सुथरा बनाने के लिए, ताकि हम अच्छे से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, हम पानी का डिस्टिलेशन करते हैं और हम बेसिकली डिस्टिल्ड वाटर यूज करते हैं। अच्छा, डिस्टिलेशन पानी का कैसे करते हैं वो मैंने आपको अभी समझाया। अभी वो बड़े से बर्तन में लेके वो भाप को पानी बना दिया, वो डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है। अगर आप और डेप्थ में जाना चाहते हो डिस्टिलेशन समझने के लिए तो आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं डिस्टिल्ड वाटर का यूज करता हूँ, मैं डिस्टिल्ड वाटर का यूज करता हूँ, और मैं इन सारे सॉल्ट के सैंपल्स को चेक करता हूँ डिस्टिल्ड वाटर की हेल्प से कि ये इसमें डिसॉल्व हो भी रहे हैं या ये सारे सैंपल्स डिस्टिल्ड वाटर में डिसॉल्व हो भी रहे हैं या नहीं, ठीक है। मैंने चेक कर लिया और मैं पाऊंगा कि ये सारे सैंपल्स इसमें इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद मैं क्या करूंगा, फिर उसके बाद मैं इन सब का सॉल्यूशन बनाऊंगा। डिस्टिल्ड वाटर की हेल्प से मैं इन सब का सॉल्यूशन बनाऊंगा। मान लो मेरे पास कितने टेस्ट ट्यूब आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 टेस्ट ट्यूब्स में मैं डिस्टिल्ड वाटर लूंगा और इन सारे सैंपल ऑफ सॉल्ट्स का सॉल्यूशन बनाऊंगा। सॉल्यूशन बनाने के बाद मैं लिटमस में चेक करूंगा, ठीक है। इन सब का मैंने सॉल्यूशन बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। इन सब का सॉल्यूशन बनाया और फिर मैं चेक करूंगा लिटमस सॉल्यूशन की हेल्प से, सॉरी लिटमस पेपर या सॉल्यूशन कुछ भी ले लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन कुछ भी ले लो, सब चलेगा। तो मैं इन सारे सॉल्यूशंस को चेक करूंगा लिटमस पेपर की हेल्प से कि क्या ये एसिडिक हैं, कि क्या ये बेसिक हैं, ठीक है। मैं चेक करूंगा लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन की हेल्प से कि इनमें से कौन कौन से सॉल्यूशन एसिडिक होने वाले हैं
और कौन कौन से सॉल्यूशन बेसिक होने वाले हैं और कौन कौन से सॉल्यूशन न्यूट्रल रहेंगे। ठीक है, मैंने चेक कर लिया। अच्छा, अब इसके बाद मैं यूज करूंगा यूनिवर्सल इंडिकेटर का। ठीक है, इसके बाद मैं यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करूंगा। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था ये क्या होता है, जिसको मैं पीएच पेपर भी कहता हूं। अब मैं पीएच पेपर की हेल्प से इन सारे सॉल्ट सॉल्यूशंस का एग्जैक्ट पीएच पता करूंगा। ठीक है, पहले तो मैंने ये पता करा, ध्यान से सुनना मेरी बात, पहले मैं लिटमस सॉल्यूशन या लिटमस पेपर की मदद से मैंने इतना पता करा कि ये सारे सैंपल ऑफ सॉल्यूशंस एसिडिक हैं, बेसिक है या न्यूट्रल है। ठीक है, मैंने सिर्फ इतना पता करा कि क्या ये सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। लेकिन अब मैं एग्जैक्ट पीएच पता करने के लिए अब मुझे एग्जैक्ट पीएच बताना है, इस कारण मैं यूनिवर्सल इंडिकेटर या पीएच पेपर का यूज करूंगा। ठीक है, जिसके कारण मुझे इन सारे सॉल्यूशंस का एग्जैक्ट पीएच पता लग जाएगा। पहले मैंने इनका नेचर पता लगाया, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल, अब मैं इनका एग्जैक्ट पीएच निकाल रहा हूं। ठीक है, तो मैंने एग्जैक्ट पीएच निकाल लिया। अब इसके बाद क्या होगा, एग्जैक्ट पीएच निकालने के बाद मैं चेक करूंगा कि इनमें से कौन से सॉल्ट या कौन सा सॉल्ट सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। ठीक है, मैं चेक करूंगा कि इनमें से कौन सा सॉल्ट एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। अच्छा, और मैं साथ में एक चीज और चेक करूंगा कि ये सारे सॉल्ट्स कौन कौन से एसिड्स या बेस की हेल्प से बने होंगे। ठीक है, मैं चेक करूंगा कि ये सारे सॉल्ट्स किस एसिड और किस बेस की हेल्प से बने होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं समझाता हूं, देखो इधर ध्यान से देखो, बहुत आसान चीज है ये। ठीक है, सब समझ में आ जाएगा। जैसे मैं बात करता हूँ NaCl की, तो मैंने NaCl का पहले लिटमस पेपर पे चेक करा कि एसिडिक है या बेसिक है, फिर उसके बाद एग्जैक्ट पीएच निकाल लिया, ये सब कर लिया, तो मुझे पता लग जाएगा कि एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, फिर मैं उसके बाद पता करूंगा कि NaCl किस एसिड और किस बेस की हेल्प से बना होगा। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, NaCl जो है वो HCl और NaOH की हेल्प से बना होगा, NaCl प्लस H2O। ठीक है, NaCl सॉल्ट बना होगा HCl और NaOH की हेल्प से। ठीक है, और अगर मैं बात करूं KNO3 की, तो KNO3 किसकी हेल्प से बना होगा, ये जरूर KOH और HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है, ये जरूर इन दोनों की हेल्प से बना होगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं AlCl3, तो AlCl3 बना होगा AlOH होल थ्राइस प्लस HCl, इन दोनों की हेल्प से ही बना होगा। प्लस H2O। और अगर मैं बात करता हूं ZnSO4, तो ZnSO4 जरूर ZnOH होल ट्वाइस प्लस H2SO4 की हेल्प से बना होगा, ZnSO4 प्लस वाटर। आप लोग समझ पा रहे हो, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बस ये पता लगा रहा हूं कि ये सारे सॉल्ट्स कौन से एसिड या कौन से बेस की हेल्प से बने हैं। ठीक है, मैं बस इतना पता लगा रहा हूं कि ये सारे सॉल्ट्स कौन से एसिड और कौन से बेस की हेल्प से बने, और ये पता लगाना बहुत आसान है। ध्यान से देखो, यहां मैंने लिखा ZnSO4, तो Zn पॉजिटिव कैटायन है, Zn पॉजिटिव कैटायन है, तो जरूर इसके साथ एनायन को आना होगा, इसके साथ जरूर एनायन को आना होगा। और एनायन क्या होता है, OH माइनस। ठीक है, तो ZnOH होल ट्वाइस। और जहां तक बात करूं SO4 2 माइनस, तो SO4 एक एनायन है, तो इसके साथ जरूर एक कैटायन को आना होगा, और कैटायन इसके साथ आएगा H2 या H प्लस आ जाएगा, तो ये बन गया H2SO4। तो अगर मैं बात करूं यहाँ ZnOH होल ट्वाइस, ये एक बेस है और ये एसिड है, इन दोनों की हेल्प से मेरा ये सॉल्ट बना है। मुझे इसी बात का पता लगाना है, इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में। अभी ये एक्टिविटी 2.14 चल रही है, भूल मत जाना, कहीं गलती से भूल जाओ आप लोग। ठीक है, और फिर अगर मैं बात करूं
CuSO4 की, तो CuSO4 मेरा बना होगा CuOH होल ट्वाइस प्लस H2SO4, इसमें भी मैं वही कर रहा हूं, और फिर बनेगा CuSO4 प्लस H2O, इन दोनों में आगे प्लस H2O भी आएगा, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा क्योंकि जगह नहीं है। अच्छा, अब मैं और अगर आगे बात करूं तो CH3COONA, ये किसकी हेल्प से बनेगा, ये बनेगा CH3COOH प्लस NaOH, इन दोनों की हेल्प से ये बनेगा। और अगर मैं बात करूं Na2CO3, तो Na2CO3 किसकी हेल्प से बनेगा, ये बनेगा NaOH प्लस H2CO3, इन दोनों की हेल्प से ये बनेगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं NaHCO3 की, तो NaHCO3 किसकी हेल्प से बनेगा, ये भी बनेगा NaOH और H2CO3 की हेल्प से। बस थोड़ा जो बैलेंसिंग करने में फर्क आ जाएगा, ठीक है। ये NaHCO3 है, आशा करता हूं आपको ये 3 यहां दिख रहा होगा, ये NaHCO3, ठीक है। तो ये सारे सॉल्ट्स जो हैं, ये सारे के सारे सॉल्ट्स इस बेस और इस एसिड की हेल्प से बने होंगे, ठीक है। और ये ओरिजिन पता लगाना, मतलब कि ये सॉल्ट्स कौन से एसिड और कौन से बेस की हेल्प से बने होंगे, ये बहुत आसान है। जस्ट मैंने आपको क्या बताया, अगर मैं बात करूं Na2CO3 की, तो Na एक पॉजिटिव आयन है, यानी Na+ एक कटायन है, तो Na+ के साथ एक OH- आयन को आना होगा, ठीक है। Na+ के साथ OH- आयन को आना होगा, क्योंकि OH- एक नेगेटिव एनायन है, ठीक है। तो यहां NaOH लिख दिया मैंने, और CO3 2- एक एनायन है, तो इसके साथ एक कैटायन को आना होगा, और वो कैटायन कौन होगा, वो H होगा कैटायन, ठीक है। बहुत ही सिंपल है इसका ओरिजिन निकालना, कि ये सारे सॉल्ट्स कौन से एसिड या कौन से बेस की हेल्प से बने होंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। तो जब मैंने इन सारे सॉल्यूशंस का नेचर चेक करा कि इनमें से कौन से सॉल्यूशन एसिडिक हैं, कौन से सॉल्यूशन बेसिक हैं, और कौन से सॉल्यूशन न्यूट्रल इन नेचर हैं, तो मुझे पता लगा कि जो ये NaCl है ये न्यूट्रल है, ये KNO3 न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये मुझे मिला बेसिक, ठीक है, ये मुझे बेसिक मिला। और अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये भी मुझे बेसिक मिला और ये भी मुझे बेसिक ही मिला, ठीक है। मैं इन सारे सॉल्ट्स के अलावा और भी बहुत सारे सॉल्ट्स जितने भी मुझे केमिस्ट्री लैब में मिलते हैं सॉल्ट्स, उन सबको मैं टेस्ट कर सकता हूं, जैसे मैं इनको अभी टेस्ट कर रहा हूं। तो आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मुझे ये सारे सॉल्ट्स जो हैं NaCl, KNO3, AlCl3, ZnSO4, CuSO4, ये सारे सॉल्ट्स मुझे न्यूट्रल इन नेचर मिले। लेकिन वहीं अगर मैं बात करता हूं ये इन तीनों सॉल्ट्स की, तो ये तीनों सॉल्ट्स मुझे बेसिक इन नेचर मिले। अब ऐसा क्यों हुआ? आप लोग सोचोगे कि भैया आप तो रट के आए हो, आप तो हमें बता दोगे, लेकिन हमें कैसे याद होगा? तो यार ध्यान से देखो, जब भी कोई सॉल्ट बनता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की हेल्प से, तो वो हमेशा न्यूट्रल इन नेचर होता है। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ जो सॉल्ट बना वो न्यूट्रल इन नेचर है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड HNO3 नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो हमारा जो सॉल्ट बना वो न्यूट्रल इन नेचर था। यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग एसिड और ये स्ट्रॉन्ग बेस। अब आप लोग सोच रहे होंगे भैया आपको कैसे पता कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है? तो मैंने आपको ये बात पहले कभी बताई होगी, और अगर नहीं बताई तो इस बार सुन लो। जो भी मेटालिक हाइड्रोक्साइड्स होते हैं ना, मेटालिक हाइड्रोक्साइड्स, ये जो बेसिस होते हैं ये स्ट्रॉन्ग बेसिस की कैटेगरी में आते हैं। मेटालिक हाइड्रोक्साइड्स आर स्ट्रॉन्ग बेसिस इन नेचर। लेकिन अगर वहीं मैं बात करता हूं NH4OH की, तो ये एक वीक बेस की कैटेगरी में आता है।
क्योंकि यहाँ जो नाइट्रोजन, ये जो NH4 है, NH4 वैसे अमोनिया होता है, तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा। तो यहाँ पे जो ये अमोनियम है ये एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटेलिक हाइड्रोक्साइड्स वीक बेसिस होते हैं, लेकिन मेटेलिक हाइड्रोक्साइड्स स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। तो यहाँ पे ये तीनों ही स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, क्योंकि तीनों ही मेटेलिक हाइड्रोक्साइड्स हैं, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है। और ये एक वीक बेस है, क्योंकि ये यहाँ पे जो है इसका जो कैटायन वाला पार्ट है ये नॉन मेटल है, और ये नॉन मेटेलिक हाइड्रोक्साइड है, इस कारण ये एक वीक बेस होगा, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब ध्यान से देखो, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो सॉल्ट आया न्यूट्रल इन नेचर, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड न्यूट्रल सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड न्यूट्रल सॉल्ट। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में, इन तीनों केसेस में, तो ये मेरा स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक एसिड है। ये स्ट्रॉन्ग बेस है क्योंकि मेटेलिक हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होता है, लेकिन ये एक वीक एसिड है। हालांकि अभी आप लोग याद रख लो कि ये एक वीक एसिड है। जब आप 4th चैप्टर में आओगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तब आपको डेप्थ में समझ में आ जाएगा कि ये वीक एसिड कैसे होता है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग आप बस एक बार को याद रख लो कि ये एक वीक एसिड है। अभी मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता इसे, ठीक है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का जब भी रिएक्शन होता है तो जो सॉल्ट बनता है वो मेरा बेसिक इन नेचर होता है, क्योंकि देखो बेस स्ट्रॉन्ग था इसलिए जो सॉल्ट बना वो बेसिक इन नेचर बना, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करते हैं NaOH और H2CO3 की, तो H2CO3 बहुत ही वीक एसिड है, वीक एसिड है, और उसके कंपैरिजन में NaOH बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इस कारण जो मेरा सॉल्ट बना वो बेसिक इन नेचर बना, सॉल्ट बेसिक इन नेचर था। और यहां पे भी अगर आप लोग देखो H2CO3 दोबारा ये एक वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इस कारण यहां पे जो सॉल्ट बनेगा ये भी बेसिक इन नेचर होगा। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होगे भैया ये दोनों तो सेम रिएक्शन है लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग बन रहे हैं, तो यार इसका सीन समझो। इसमें कुछ ऐसा होता है, इसमें कुछ ऐसा होता है कि एक बार तो ऐसा होगा कि जो ये H2CO3 है, H2CO3 ये जब अपना एक आयन लूज करेगा, सिर्फ एक आयन H प्लस का, तो ये बनाएगा HCO3 माइनस। लेकिन जब ये अपना एक और आयन लूज करेगा तो ये बनाएगा CO3 2 माइनस। समझ पा रहे हो आप लोग? जब H2CO3 अपना एक H प्लस का आयन लूज करेगा तो ये बनाएगा HCO3 माइनस। अच्छा, जब ये अपना दूसरा H प्लस का आयन लूज करेगा तो ये बनाएगा CO3 2 माइनस, ठीक है। तो यहां पे हमने कंडीशंस इस पर्टिकुलर केस में, ये जो नीचे वाली रिएक्शन है, इस पर्टिकुलर केस में हमने कंडीशंस कुछ ऐसी सेट करी कि H2CO3 जो है वो CO3 2 माइनस में कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहा, ये सिर्फ यहां तक ही कन्वर्ट हो पा रहा है, ठीक है। और फिर Na प्लस से रिएक्शन कर जा रहा है, तो HCO3 माइनस जब रिएक्ट करेगा Na प्लस से, ठीक है, Na प्लस HCO3 माइनस, तो ये बनाएंगे NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आशा करता हूं आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा कि ये दोनों है तो सेम रिएक्शंस, ये दोनों है तो सेम रिएक्शंस, लेकिन प्रोडक्ट अलग क्यों बन रहा है? प्रोडक्ट इस कारण अलग बन रहा है क्योंकि हमने कंडीशंस कुछ ऐसी सेट कर दी हैं। अब वो कंडीशंस क्या हो सकती हैं? यहाँ पे शायद हमने कुछ हीट दे दिया हो या कुछ प्रेशर कम ज़्यादा कर दिया हो। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो आप सर्च कर सकते हो, ठीक है, आप गूगल सर्च देख सकते हो। लेकिन क्योंकि आपके लिए इतना डेप्थ में समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस एक मोटा मोटा आइडिया ले लो कि कुछ ऐसा सा सीन हो रहा होता है। तो ये हो गया, मतलब कुल मिला के हमें पता क्या लगा कि ये सारे सॉल्ट्स न्यूट्रल इन नेचर हैं, ये सारे सॉल्ट्स बेसिक इन नेचर हैं, क्योंकि यहाँ पे जो जिस पर्टिकुलर रिएक्शन से ये सारे सॉल्ट्स बने हैं उस रिएक्शन में जो बेस था वो स्ट्रॉन्ग बेस था, लेकिन एसिड वीक एसिड था, एसिड वीक एसिड था और बेस स्ट्रॉन्ग बेस था। समझ पा रहे हो आप लोग? तो इस कारण जो मेरा ये जो मेरे सॉल्ट्स बने वो बेसिक इन नेचर बने।
ठीक है, इनमें बेसिक कैरेक्टर है। तो अब यार इसके बाद अब आप लोग कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लो, ठीक है, कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें आप नोट कर लो। क्या है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मतलब एनटीएससी में तो ऐसे पूछ लेंगे आपसे, आपको पता भी नहीं लगेगा। अगर आपको आते होंगे तो आप तुरंत टिक करके आओगे, नहीं तो फिर फंस जाओगे। क्या है ये पॉइंट्स? सॉल्ट्स फॉर्म्ड विथ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल इन नेचर। ठीक है, ये पहला पॉइंट। सॉल्ट्स फॉर्म्ड विथ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक इन नेचर। यहां आप लोग ध्यान से देखना, यहां स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस इन दोनों के रिएक्शन से जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक होगा, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है पर बेस वीक है। अच्छा, एक और तीसरा पॉइंट और लास्ट पॉइंट, सॉल्ट्स फॉर्म्ड विथ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड आर बेसिक इन नेचर। और इस पर्टिकुलर पॉइंट का एग्जांपल तो आपने ये तीनों देख ही लिए। तो ऐसा सा होता है, मतलब हमने जो ये पूरी एक्टिविटी परफॉर्म करी, एक्टिविटी 2.14, ये एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद हमने हमारा कंक्लूजन निकाला। वो कंक्लूजन ये है, ये पूरा कंक्लूजन है। एक्टिविटी 2.14 का कंक्लूजन ये है। अगर ये तीनों पॉइंट्स आपको पता हो गए तो एक्टिविटी 2.14 आपको समझ में आ गई। और ये बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का रिएक्शन होता है तो जो मेरा सॉल्ट बनेगा वो बेसिक इन नेचर होगा, लेकिन वहीं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं तो वो एसिडिक इन नेचर होगा। बहुत ही सिंपल पॉइंट्स हैं, मतलब हमने जो पूरी एक्टिविटी 2.14 परफॉर्म करी उसकी हेल्प से हमने ये तीनों पॉइंट्स कंक्लूड करे। तो आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल लेक्चर था, ज़्यादा कुछ मुश्किल चीज़ें थी नहीं, बस ये थोड़े बहुत शायद रिएक्शन थोड़ा बैलेंस करने में आपको मुश्किल आ रही हो, लेकिन अगर ये भी आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी तो आप ये भी कर लोगे, कोई ज़्यादा मुश्किल रिएक्शंस नहीं है। ठीक है, तो बाकी बातें हम कर रहे होंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।